क्या होगा अगर तुम्हें दुनिया खत्म होने से सिर्फ 1 घंटा पहले पता चल जाए कि सूरज अब जीवन नहीं, मौत बांटेगा, और तुम्हारे सामने सिर्फ 3 विकल्प हो? एक ऐसी अटूट किलेबंदी जो कभी न टूटे, एक अनंत गोलियों वाली मशीन गन, या फिर एक वफादार नौकरानी। ज्यादातर लोग शायद ताकत चुनते, लेकिन मैंने सुरक्षा चुनी, क्योंकि मुझे पता था जब दुनिया जलने लगेगी तब बंदूक से ज्यादा कीमत पानी की होगी। मेरे फोन की स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था। ठीक 1 घंटा, बस इतना समय बचा था उस आपदा के आने में जो पूरी मानव सभ्यता को बदलने वाली थी। एक ऐसी गर्मी जो धीरे धीरे इंसानों से उनका विवेक, उनका धैर्य और आखिर में उनकी इंसानियत भी छीन लेगी। और इसलिए जब सिस्टम ने मुझे 3 विकल्प दिए, मैंने बिना एक पल गवाए पहला विकल्प चुन लिया। एक अविनाशी कूलिंग फोर्ट्रेस। अगले ही सेकंड मेरे सामने मौजूद छोटा सा किराए का कमरा अचानक बदलना शुरू हो गया। मैं अविश्वास से अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देख रहा था। दीवारों पर चढ़ा पुराना प्लास्टर गायब होने लगा। उसकी जगह चमकदार चांदी जैसे धातु की मोटी परतें उभर आई। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था मानो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की सुरक्षित बंकर में बदल रहा हो। खिड़की के शीशे जोर जोर से कांपने लगे, फिर वे मोटे होते गए और कुछ ही सेकंड में बैंक की बुलेट प्रूफ ग्लास जैसी मजबूत दीवार बन गए। बाहर से पूरा शीशा काला दिखाई देता था, लेकिन अंदर से मैं सब कुछ साफ देख सकता था। छत पर लगा पुराना पंखा अचानक अपनी जगह से टूटकर नीचे गिरा, लेकिन फर्श तक पहुंचने से पहले ही वह चमकते कणों में बदलकर हवा में गायब हो गया। उसकी जगह एक अदृश्य सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम सक्रिय हो गया। अगले ही पल ठंडी हवा की एक लहर पूरे कमरे में दौड़ गई। मेरे शरीर से चिपकी गर्मी मानो पल भर में खींच ली गई हो। दीवार पर लगा थर्मामीटर लगातार नीचे गिर रहा था। 30 डिग्री, 25, 22 और फिर जाकर 18 डिग्री पर स्थिर हो गया। बाहर दुनिया तप रही थी, लेकिन मेरे कमरे के अंदर ठंडी और आरामदायक हवा बह रही थी। मैंने आगे बढ़कर दीवार को छुआ। बर्फ जैसी ठंडी, लोहे से भी ज्यादा मजबूत। जब मैंने उंगलियों से उसे ठोका तो धातु जैसी भारी आवाज गूंज उठी। फिर मैंने नल खोला। साफ पानी तेजी से बहने लगा। लाइट का स्विच दबाया। पूरा कमरा दिन की रोशनी की तरह चमक उठा। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। सिर्फ एक ही विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था। ये पागलपन है, लेकिन सिस्टम का सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। जब मैंने स्टोररूम का दरवाजा खोला तो मेरी सांस अटक गई। जो कमरा पहले लगभग खाली था, वो अब राशन से ठसाठस भरा हुआ था। फ्रिज के अंदर महंगे ड्रिंक्स की कतारें लगी थी। सॉफ्ट ड्रिंक्स, आयातित बियर, महंगे स्टेक्स, समुद्री खाने की दुर्लभ चीजें और पता नहीं क्या क्या। स्टोररूम में चावल, आटा, तेल और हर तरह के डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ पहाड़ की तरह जमा थे। सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट्स, कंप्रेस्ड बिस्किट्स, आपातकालीन राशन, सब कुछ। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। अगर मैं अकेला रहूं तो ये सामान मुझे कई सालों तक जिंदा रख सकता था। तभी सिस्टम की आवाज दोबारा सुनाई दी। मॉडिफिकेशन कंप्लीट। आपको सुखद जीवन की शुभकामनाएं। और फिर पूर्ण सन्नाटा। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला। काउंटडाउन अब सिर्फ 45 मिनट दिखा रहा था। सामान की कोई कमी नहीं थी। फिर भी मेरे अंदर का जमाखोर चैन से नहीं बैठा, क्योंकि मुझे पता था आने वाले समय में असली मुद्रा पैसा नहीं होगी, पानी और बर्फ होगी। जिसके पास पानी होगा उसी के पास शक्ति होगी। मैंने बिना देर किए हर डिलीवरी ऐप खोल डाला। एक के बाद एक कॉल्स शुरू हो गई। हेलो, मुझे 100 बड़े पानी के ड्रम चाहिए। क्या मतलब नहीं पहुंचा सकते? डबल पैसे दूंगा। जो भी चाहिए ले लो, बस अभी पहुंचाओ। अगली कॉल,
तुम्हारी दुकान की सारी बर्फ चाहिए मुझे। हाँ, पूरी की पूरी। और सारे ड्रिंक्स भी। पैसों की चिंता मत करो, बस आधे घंटे के अंदर चाहिए। मेरी आवाज में ऐसी हड़बड़ी थी कि शायद सामने वाले भी घबरा गए होंगे। कुछ ही देर बाद पहला पानी वाला दरवाजे पर पहुंचा। उसके कंधे पर भारी ड्रम रखा था और पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ था। कमरे में घुसते ही वो हांफने लगा। भाई, आज तो मौसम जान ले रहा है। लगता है 40 डिग्री पार कर गया। तेरे ऑर्डर ने तो मेरी आत्मा निकाल दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ पैसे ट्रांसफर किए और बाकी ड्रम जल्दी लाने को कहा। उसके बाद तो जैसे मेला लग गया। पानी, बर्फ, स्नैक्स, ड्रिंक्स। हर कुछ मिनट में कोई नया डिलीवरी वाला दरवाजे पर खड़ा होता। मेरे छोटे से किराए के कमरे का दरवाजा पूरे मोहल्ले का सबसे व्यस्त स्थान बन चुका था। लेकिन एक चीज सब में समान थी। हर कोई मौसम को कोस रहा था, हर कोई पसीने से तर था और हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूं। काश उन्हें पता होता कि मैं क्यों भाग दौड़ कर रहा हूं। लेकिन अब समझाने का समय खत्म हो चुका था। मैं बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था। काउंटडाउन तेजी से 0 की ओर बढ़ रहा था। दिल की धड़कनें हर सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। खैर, आखिरकार वो क्षण आ गया। 12। काउंटडाउन 0 पर पहुंच गया और अगले ही पल बाहर की धूप अचानक कई गुना तेज हो गई। ऐसा लगा मानो आसमान में दूसरा सूरज जल उठा हो। रोशनी इतनी भयानक थी कि आंखें चुभने लगी। सड़कें जलती हुई दिखाई देने लगी। हवा खुद आग की तरह लग रही थी। और तभी नीचे से एक चीख सुनाई दी, इतनी दर्दनाक, इतनी भयावह कि वह इंसानी आवाज कम और किसी मरते हुए जानवर की अंतिम पुकार ज्यादा लग रही थी। उस एक चीख ने पूरे इलाके की खामोशी चकनाचूर कर दी। फिर दूसरी चीख, फिर तीसरी, फिर दर्जनों। कुछ ही सेकंड में पूरे मोहल्ले में आतंक फैल चुका था। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा और उस खास बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से बाहर झांका। जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था वो किसी फिल्म का सीन नहीं था, वो असली नरक था। नीचे सड़क पर वही डिलीवरी राइडर खड़ा था जिसने कुछ मिनट पहले मेरे घर सामान पहुंचाया था। वो अपना स्कूटर स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक उसके पूरे शरीर की ताकत गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां एक ही पल में पिघल गई हों। वो सीधे सड़क पर ढेर हो गया। अगले ही सेकंड उसकी त्वचा लाल पड़ने लगी, फिर फफोले उभरने लगे। मैं अपनी आंखों के सामने उसकी चमड़ी को जलते हुए देख रहा था। वो जमीन पर तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। पास के पेड़ की छाया में बैठे कुछ बुजुर्ग भी घबराकर चीखने लगे। वे भागकर बिल्डिंग के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन कुछ कदम दौड़ने के बाद ही उनके पैर जवाब दे गए। एक एक करके सब जमीन पर गिरने लगे। पूरा मोहल्ला दर्द भरी चीखों से भर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया को किसी विशाल स्टीमर में बंद करके उबाल दिया गया हो। हवा तक बदल चुकी थी। उसमें जले हुए मांस और तपती मिट्टी की गंध घुलने लगी थी। लेकिन ये सब देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, क्योंकि मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं मुड़ा, सीधे फ्रिज के पास गया और अंदर से बर्फ जैसी ठंडी कोक निकाली। आश्चर्य! कैन खुलने की आवाज कमरे में गूंज उठी। मैंने लंबा घूंट भरा। बर्फीला पेय गले से उतरता चला गया। बाहर लोग गर्मी से मर रहे थे और मैं 18 डिग्री वाले कमरे में बैठकर ठंडा पेय पी रहा था। सोफे पर आराम से लेटते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। बाहर से आती चीखें, रोने की आवाजें, मदद की पुकारें, सब मिलकर किसी भयावह संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। मानो दुनिया के अंत का कोई भव्य ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो और मैं उसका अकेला वीआईपी दर्शक था। तभी
मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। एपोकैलिप्स आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। डेली चेक इन फंक्शन अनलॉक। प्रत्येक दिन एक चेक इन उपलब्ध होगा। पहले चेक इन पर विशेष बोनस सक्रिय। अपनी पहली मेड भर्ती करें। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो आखिरकार ये इनाम भी मिल गया। शुरुआती विकल्पों में जो तीसरा ऑप्शन था, वही एलिट मेड रिक्रूटमेंट कार्ड। मैंने उसे नहीं चुना था, लेकिन अब सिस्टम उसे बोनस के रूप में दे रहा था। सच कहूं तो यह सिस्टम उम्मीद से ज्यादा उदार था। मेड भर्ती शुरू करें। मेरे आदेश देते ही सिस्टम सक्रिय हो गया। होस्ट की अवचेतन पसंद के अनुसार मिलान किया जा रहा है। मैच सफल। लक्ष्य लिन मान। पहचान जियानी यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी। होस्ट की पूर्व सहपाठी। वर्तमान स्थिति गंभीर डिहाइड्रेशन। शौक के कगार पर। यह नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक चेहरा उभर आया। लंबी, बेहद खूबसूरत और पूरे विश्वविद्यालय में मशहूर। कॉलेज के दिनों में उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी। दक्षिणी गेट से लेकर उत्तरी गेट तक। वो उन लोगों में से थी जिन्हें छूना तो दूर, पास से देखना भी मुश्किल था। लेकिन किस्मत कितनी जल्दी करवट बदलती है। दुनिया खत्म होते ही वही लड़की अब मेरी शरण में आने वाली थी। और तभी दरवाजे पर कमजोर लेकिन बेचैन दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गया। सिक्योरिटी मॉनिटर चालू किया। स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दिया, उसे पहचानने में मुझे कुछ सेकंड लगे। पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। पसीना लगातार बह रहा था। आंखों के किनारों पर आंसुओं के निशान जमे हुए थे। वो लिन मान थी। उसकी महंगी ड्रेस पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन इस समय किसी को उसके सौंदर्य की परवाह नहीं थी। वो बस एक मरती हुई इंसान लग रही थी। उसके होंठ फट चुके थे, सांसें बेतरतीब चल रही थी, और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज बची थी, जीवित रहने की इच्छा। कोई है अंदर? मदद करो, बहुत गर्मी है, मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि सुनकर ही समझ आ रहा था वो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। लेकिन मैंने तुरंत दरवाजा नहीं खोला। मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया और शांत आवाज में सिर्फ एक नाम लिया, लिन मान। मेरी आवाज सुनते ही उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई, मानो डूबते इंसान को तिनका मिल गया हो। वो पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगी। सु चेन, क्या सच में तुम हो? जल्दी दरवाजा खोलो। कृपया मुझे अंदर आने दो। मैं तुमसे विनती करती हूं। मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से कोक का एक और घूंट लिया और शांत स्वर में पूछा, अंदर आना चाहती हो? हां, उसने बिना सोचे जवाब दिया। बस मुझे बचा लो, मैं कुछ भी करूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। कुछ भी? दरवाजे के बाहर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर उसकी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, हां, कुछ भी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे जवाब दिया, अच्छा, तो आज से तुम सिर्फ मेरी शरण में रहने वाली व्यक्ति हो। अगर अंदर आना है तो मेरे नियम मानने होंगे। दरवाजे के बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। मुझे पता था कि लिन मान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। बाहर का तापमान लगातार बढ़ रहा था। हर गुजरता सेकंड उसे मौत के और करीब धकेल रहा था। जैसा मैंने सोचा था। कुछ ही देर बाद स्पीकर से उसकी टूटी हुई, रोती हुई आवाज सुनाई दी, मैं समझ गई, मैं आपकी मेड बन जाऊंगी। बस मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। पहले इस पर साइन करो, फिर तुम्हें अंदर आने दूंगा और आइस वाटर भी मिलेगा। अगले ही पल उसके सामने हवा में चमकते हुए शब्द उभर आए। यह एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट था। सरल लेकिन बेहद क्रूर। सबसे महत्वपूर्ण शर्त सिर्फ एक थी, पार्टी बी, लिन मैन,
अपनी इच्छा से पार्टी ए सू चेन की निजी संपत्ति बनेगी। उसे हर आदेश बिना किसी शर्त के मानना होगा। कभी विश्वासघात नहीं करेगी। नियम तोड़ने पर उसकी आत्मा दंड भुगतेगी। हवा में तैरते उन सुनहरे शब्दों को देखकर लिन मान का शरीर और ज्यादा कांपने लगा। शायद उसे लग रहा था कि वो कोई भ्रम देख रही है, लेकिन इस समय उसके पास सवाल पूछने की भी ताकत नहीं बची थी। जीने की चाहत बाकी हर भावना पर भारी पड़ चुकी थी। उसने कांपती उंगली आगे बढ़ाई, आंसू पोंछे और कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। सिस्टम की आवाज सुनते ही मैंने डोर अनलॉक कर दिया। भारी मेटल डोर बिना किसी आवाज के धीरे धीरे खुल गया। अंदर की ठंडी हवा बाहर फैल गई। लिन मान की आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी, मानो स्वर्ग का दरवाजा उसके सामने खुल गया हो। वो लगभग घिसटते हुए अंदर आई। जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसके शरीर की आखिरी बची हुई ताकत भी खत्म हो गई। वो सीधे ठंडी फ्लोर पर गिर पड़ी, फिर लालच से ठंडी हवा को अपने फेफड़ों में भरने लगी। एक लंबी राहत भरी सांस उसके होठों से निकली। उसके चेहरे पर पहली बार दर्द की जगह सुकून दिखाई दिया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसी के साथ बाहर की जलती हुई दुनिया, चीखें और मौत की गर्मी सब कट गई। अब सिर्फ सन्नाटा बचा था। मैं नीचे झुककर उसे देखने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपनी नई हासिल की हुई ट्रॉफी को देखता है। वेलकम, मेरी पहली मेड। काफी देर बाद लिन मान खुद को संभाल पाई। वो धीरे धीरे उठकर बैठी और तभी उसकी नजर कमरे पर पड़ी। अगले ही पल वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें एक कोने से दूसरे कोने तक घूमने लगी। आरामदायक टेम्परेचर, दिन जैसी चमकती लाइट्स, आधुनिक इंटीरियर और फ्रिज में रखे ढेर सारे ड्रिंक्स, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। कुछ मिनट पहले वह बाहर नरक देख चुकी थी और अब उसी बिल्डिंग के अंदर उसे एक छोटा सा स्वर्ग दिखाई दे रहा था। ये कैसे संभव है? वो बुदबुदाई। तुम्हारा घर ऐसा कैसे है? उसकी आवाज में हैरानी भी थी और अविश्वास भी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं फ्रिज तक गया, एक मिनरल वाटर की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और उसके सामने ले आया। लिन मान की नजर जैसे ही पानी पर पड़ी, उसकी आंखें वहीं जम गई। इस वक्त उसकी सारी शान, सारा घमंड सब गायब हो चुका था। उसे सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। वो तुरंत आगे झुकी, फटे हुए होठों से बोतल पकड़ी और एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा पानी खत्म हो गया। तभी उसके चेहरे पर थोड़ी जान लौटी, गालों में हल्का रंग वापस आया। उसने गहरी सांस ली। थैंक यू। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे, कृतज्ञता, डर और कहीं न कहीं छिपी हुई शर्मिंदगी। लेकिन मुझे इन भावनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अपनी पहचान याद रखो। अब तुम कौन हो ये मत भूलना। जाओ, पहले शावर लो। मुझे अपनी मेड से बदबू पसंद नहीं। मैंने बाथरूम की तरफ इशारा किया, फिर स्टोर रूम से एक साफ बाथरोब निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया। लिन मान ने चुपचाप बाथरोब उठा लिया, होंठ दबाए, सिर झुकाया और बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ चल दी। कुछ ही देर बाद अंदर से बहते पानी की आवाज आने लगी। मैं सोफे पर बैठ गया। मेरा मूड काफी अच्छा था। कॉलेज की वो लड़की जो कभी मेरी तरफ ठीक से देखती तक नहीं थी, आज मेरी शरण में खड़ी थी। ये एहसास किसी आइस कोल्ड कोक से भी ज्यादा सुकून दे रहा था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं चली। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। ये दस्तक पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक थी। दरवाजा खोलो, अंदर जो भी है बाहर आओ। हमें पता है कोई अंदर छिपा है। बाहर लोग मर रहे हैं
और तुम एसी एंजॉय कर रहे हो। जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? सारे एसी बाहर निकालो। सब लोग बारी बारी इस्तेमाल करेंगे, वरना पुलिस बुलाएंगे। मेरे चेहरे पर हल्की भौहें सिकुड़ गई। मैं उठा और कैमरा मॉनिटर चालू किया। स्क्रीन पर 7-8 लोग दिखाई दिए। सबसे आगे ऊपर वाली मंजिल के 2 बदमाश खड़े थे। पूरे मोहल्ले में उनकी आवारागर्दी मशहूर थी। उनमें से एक के हाथ में क्रोबार था और वह मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, मानो दरवाजा तोड़ने का इंतजार कर रहा हो। बाकी पड़ोसी उनके पीछे खड़े थे। भीड़ में खड़े लोगों को देखते ही मेरी नजर एक खास चेहरे पर जाकर रुकी। उसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। मोहल्ले का सबसे बड़ा, नैतिकता का ठेकेदार। हर वक्त दूसरों को ज्ञान बांटना उसकी आदत थी। किसी की गाड़ी थोड़ी टेढ़ी पार्क हो जाए, किसी ने कचरा गलत जगह फेंक दिया हो, या किसी का किसी से झगड़ा हो जाए, वो हर मामले में अपनी नाक घुसा देता। खुद को पूरे मोहल्ले का न्यायाधीश समझता था। इस समय भी वो दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ा था, चेहरे पर वही बनावटी धार्मिकता, और मेरी तरफ देखकर ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, अरे नौजवान, जल्दी दरवाजा खोलो। ये असाधारण समय है। ऐसे समय में सबको मिलकर रहना चाहिए। इतने अच्छे संसाधन अकेले रखना बहुत स्वार्थी बात है। सबको अंदर आने दो, थोड़ी देर शरण लेने दो। मैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे उन चेहरों को देखता रहा। फिर अचानक हंसी आ गई। कितने मूर्ख लोग हैं। उन्हें अभी तक समझ ही नहीं आया कि दुनिया बदल चुकी है। कानून खत्म, नियम खत्म, नैतिकता खत्म। अब सिर्फ ताकत बोलने वाली थी। और तभी सिस्टम की आवाज दोबारा सुनाई दी, डेली चेक इन सक्सेसफुल। कृपया अपना रिवॉर्ड चुनें। ऑप्शन ए, 1 बॉक्स टोमाहॉक स्टेक्स। ऑप्शन बी, फिजिकल स्टैट्स डबल। ऑप्शन सी, टैक्टिकल क्रोसबो मास्टरी। मैंने बिना सोचे ऑप्शन सी चुन लिया। सिलेक्शन सक्सेसफुल। अगले ही पल मेरे दिमाग में जानकारी का सैलाब उमड़ पड़ा। क्रोसबो की बनावट, शूटिंग टेक्निक्स, ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशन, टारगेट प्रेडिक्शन। हजारों घंटों की प्रैक्टिस जैसे एक ही सेकंड में मेरे दिमाग में भर गई। ऐसा महसूस हुआ मानो मैं सालों से क्रोसबो चला रहा हूं। और तभी मेरे हाथ में अचानक एक काला टैक्टिकल हैंड क्रोसबो प्रकट हुआ, साथ में चमकते हुए बोल्ट्स का पूरा क्विवर भी। मैंने सहजता से क्रोसबो कॉक किया, एक बोल्ट लोड किया, फिर धीरे धीरे दरवाजा लगभग 10 सेंटीमीटर खोला। तुरंत बाहर की जलती हुई हवा अंदर घुसाई, इतनी गर्म कि सामने खड़े लोग खुद पीछे हट गए। सबसे आगे खड़ा पीले बालों वाला गुंडा मुझे देखते ही गुर्राया। उसने क्रोबार उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। आखिर बाहर निकल ही आया। अगर भलाई चाहता है तो सारा खाना और ड्रिंक्स हमारे हवाले कर दे। और ये एसी भी। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। खूब हवा को चीरती एक हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल बोल्ट बिजली की तरह निकला और सीधे उसकी जांघ में जा धंसा। आ! गुंडे की दर्दनाक चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। उसका पैर जवाब दे गया। वो सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसकी पैंट खून से भीगने लगी। पूरा समूह स्तब्ध रह गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। कुछ क्षण के लिए पूरा माहौल जम गया। फिर सबसे पहले वही बूढ़ा आदमी होश में आया। उसने कांपती उंगली मेरी तरफ उठाई। तू पागल हो गया है क्या? किसी को घायल कर दिया। ये गैरकानूनी है। मैं पुलिस बुलाऊंगा, तुझे जेल भिजवाऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने दरवाजे की दरार से हाथ बाहर निकाला, उसका कॉलर पकड़ा और एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। फिर धड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा, इतना तेज कि उसका सिर एक तरफ घूम गया। कुछ ही सेकंड में उसका गाल सूजने लगा। होंठ के कोने से खून निकल आया। वो स्तब्ध खड़ा रह गया। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी ने उसे मारा है। मैं उसके करीब झुका और बेहद धीमी आवाज में कहा, ध्यान से सुन बूढ़े, एपोकैलिप्स शुरू हो चुकी है। अब मेरे नियम ही कानून है। और रही पुलिस की बात, मैंने बाहर जलती हुई दुनिया की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। हो सकता है इस समय वे खुद बचने की कोशिश कर रहे हों। अगर एक शब्द और बोला तो अगला बोल्ट पैर में नहीं लगेगा। मेरी आंखों में देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। फिर मैंने बाकी लोगों की तरफ देखा। एक एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था, जो भी मेरे दरवाजे की तरफ एक कदम और बढ़ाएगा
वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें पहले जमीन पर पड़े घायल गुंडे पर गई, फिर मेरे हाथ में मौजूद क्रॉसबो पर। उनके चेहरों से रंग उड़ चुका था। कुछ सेकंड पहले जो लोग धमकी दे रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ डर बचा था। अगले ही पल सब पीछे हटने लगे। कोई कुछ नहीं बोला, कोई बहस नहीं की। सब जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और एक बार फिर कमरा शांत हो गया। बाहर चीखें थी, गर्मी थी, मौत थी, लेकिन अंदर सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। उसी समय बाथरूम का दरवाजा खुला। लिन मान बाहर आई। उसने ढीला बाथरोब पहन रखा था। भीगे हुए बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथ में क्रॉसबो पर पड़ी और दरवाजे के पास गिरे खून के निशान पर गई, उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, अभी क्या हुआ था? लिन मान की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसकी नजर बार बार मेरे हाथ में पकड़े क्रॉसबो और दरवाजे के पास पड़े खून के निशानों पर जा रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने क्रॉसबो को सीधे सिस्टम स्पेस में वापस रख दिया। फिर शांत स्वर में कहा, जाकर बाथटब भर दो, मुझे नहाना है। मेरी आवाज बिल्कुल सपाट थी। न गुस्सा, न दया, न कोई भावना। यही बात उसे और ज्यादा डरा रही थी। लिन मान हल्का सा कांप गई। कुछ देर पहले की चीखें, दरवाजे के बाहर का खून और अभी अभी जो हुआ था, उसे लगभग अंदाजा हो चुका था। लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। डर ने उसके बाकी सारे भाव दबा दिए थे। उसने धीरे से सिर झुकाया, जी, और चुपचाप बाथरूम की तरफ मुड़ गई। कुछ ही देर बाद अंदर से बहते पानी की आवाज आने लगी। मैं संतुष्टि से मुस्कुराया। अब बात बन रही थी। एक मेड को मेड की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। मैं दरवाजे के पास गया। जब मैंने कुछ देर पहले दरवाजा खोला था, तब जो गर्म हवा अंदर आई थी, उसे एसी की ठंडी हवा पूरी तरह खत्म कर चुकी थी। कमरे का तापमान फिर से आरामदायक हो चुका था। मैं नीचे झुका, फर्श पर पड़े खून के कुछ सूखे धब्बों को देखा। भौहें हल्की सिकुड़ गई। ये दृश्य मुझे पसंद नहीं आया। थोड़ी देर बाद लिन मान बाथरूम से बाहर आई। मैंने फर्श की तरफ इशारा किया। मुझे अपने घर में गंदगी पसंद नहीं। उसकी नजर जैसे ही खून के धब्बों पर पड़ी, उसका चेहरा और सफेद पड़ गया। शरीर हल्का सा कांप उठा। मैंने पूछा, क्या हुआ? नहीं कर सकती? नहीं। वह जल्दी से सिर हिलाने लगी। फिर बिना एक शब्द बोले बकेट और रैग उठाया और घुटनों के बल बैठकर फर्श साफ करने लगी। धीरे धीरे एक एक धब्बा मिटाती हुई। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। कभी कॉलेज की सबसे चर्चित लड़की, जिसके आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी, और आज वही लड़की घुटनों पर बैठकर मेरे लिए फर्श साफ कर रही थी। मेरे अंदर एक अजीब संतोष पैदा हुआ। यही शक्ति थी। यही एपोकैलिप्स की असली सच्चाई थी। इसने कुछ लोगों से सब कुछ छीन लिया था और कुछ लोगों को सब कुछ दे दिया था। मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। सीधे बाथरूम में चला गया। बाथटब पहले से तैयार था। पानी का तापमान बिल्कुल सही। हल्की सी खुशबू भी हवा में फैली हुई थी। शायद उसने बॉडी वॉश भी डाल दिया था। मैं आराम से टब में बैठ गया। गर्म पानी ने पूरे शरीर को ढक लिया। दिन भर का तनाव धीरे धीरे पिघलने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। सिर्फ एक दिन में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सिस्टम, हीट अपोकैलिप्स, नए रिवॉर्ड्स, नई ताकत, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मैंने मन ही मन अपनी उपलब्धियों का हिसाब लगाया। एक अभेद्य सेफ हाउस, पूरी तरह सुरक्षित रिसोर्सेज, एक वफादार मेड और टैक्टिकल क्रॉसबो स्किल्स। अगर कोई और होता तो शायद खुद को अजय समझने लगता, लेकिन मैं जानता था यह बस शुरुआत थी। आज जो लोग दरवाजे पर आए थे, वे सिर्फ शुरुआती परेशानी थे।
जैसे जैसे समय बीतेगा, बाहर के लोग और ज्यादा बेकाबू होते जाएंगे। भूख, प्यास और मौत का डर इंसानों को राक्षस बना देता है। अगर मुझे जीवित रहना था तो और ताकतवर बनना पड़ेगा। नहाने के बाद मैंने साफ कपड़े पहने, फ्रिज खोला, प्राइम सरलॉन स्टेक निकाला, साथ में रेड वाइन की बोतल। किचन में जाकर इंडक्शन कुकर चालू किया। कुछ ही मिनटों में स्टेक की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उधर लिन मान फर्श को इतना चमका चुकी थी कि उसमें रोशनी झलक रही थी। अब वो लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ी थी, बेचैन, संकोच में, मानो कोई छात्रा गलती करने के बाद प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहाँ रखे। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, इधर आओ। वो कुछ पल झिझकी, फिर छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ी। स्टेक तवे पर सिजल कर रहा था। उसकी खुशबू लगातार फैल रही थी। अचानक गुर्र, उसके पेट से आवाज निकली, फिर दूसरी। लिन मान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने शर्म से अपना पेट पकड़ लिया। सुबह से उसने सिर्फ एक बोतल पानी पी थी, और कुछ नहीं। भूख अब साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने आराम से स्टेक प्लेट में रखा, अपने लिए वाइन डाली, फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना शुरू किया। नरम और रसदार स्टेक, साथ में रेड वाइन। बाहर दुनिया जल रही थी और मैं आराम से डिनर एंजॉय कर रहा था। खाना खाते हुए मैं लिन मान को देख रहा था। उसकी नजरें बार बार खाने पर जा रही थी। वह निगल रही थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। और यही मैं चाहता था। उसे समझना होगा, इस घर में नियम सिर्फ मेरे हैं। यहां उसका हर आराम, हर सुविधा, हर भोजन मेरी इच्छा पर निर्भर है। कुछ देर बाद मैंने खाना खत्म किया, नैपकिन से हाथ साफ किए, फिर पहली बार उसकी तरफ देखा। भूख लगी है जी? उसने तुरंत सिर हिला दिया। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। मैंने स्टोरेज रूम की तरफ इशारा किया। पहले कूड़ा बाहर फेंको, फिर ये प्लेट्स धोना, उसके बाद स्टोरेज से इंस्टेंट नूडल्स निकाल लेना, अपने लिए बना लेना। मेरी बात पूरी होते ही उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। लिन मान की नजर पहले मेरी खाली प्लेट पर गई, फिर उस स्टेक की बची हुई हड्डी पर, और आखिर में सीधे मेरी आंखों में। उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, शिकायत भी थी, और थोड़ी सी नफरत भी। शायद उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था। मैंने स्टेक और रेड वाइन एंजॉय की, और उसे सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स क्यों मिले? लेकिन मैंने उसे शिकायत करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। अगर पसंद नहीं तो मत खाओ। बस इतने शब्द ही काफी थे। मेरी आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर उभरी सारी नाराजगी पल भर में गायब हो गई, मानो किसी ने उस पर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। कुछ सेकंड तक वह चुप खड़ी रही, फिर उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। आखिरकार उसने समझौता करना ही बेहतर समझा। वह चुपचाप टेबल साफ करने लगी, प्लेट्स उठाई, ग्लास हटाए, और फिर स्टोरेज रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वह बीफ फ्लेवर इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट लेकर वापस आई। किचन में पानी उबलने की आवाज गूंजने लगी। उधर मैं आराम से सोफा पर बैठ गया। अब खाने से ज्यादा जरूरी एक और काम था। मैंने सिस्टम इंटरफेस खोल दिया। आज का डेली चेक इन अभी बाकी था। अगले ही पल नीले रंग की स्क्रीन मेरे सामने उभर आई। टुडेज चेक इन रिफ्रेश्ड, कृपया अपना रिवॉर्ड चुनें। मेरे सामने 3 नए ऑप्शंस दिखाई दिए। ऑप्शन ए 10,000 टन आइस, ऑप्शन बी एस रैंक मेड रिक्रूटमेंट ऑर्डर, ऑप्शन सी फिजिकल स्टैट्स 5 टाइम्स इंक्रीज। तीनों रिवॉर्ड्स देखकर मैं कुछ देर सोचने लगा। पहला रिवॉर्ड 10,000 टन बर्फ।
हीट अपकलिप्स में इसकी कीमत सोने से भी कई गुना ज्यादा थी। जिसके पास इतनी आइस होगी वह किसी भी सर्वाइवर बेस को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन समस्या स्टोरेज की थी। मेरा सेफ हाउस सुरक्षित जरूर था, पर इतना बड़ा नहीं। सिस्टम स्पेस भी अनलिमिटेड नहीं था। इतनी आइस रखने की जगह फिलहाल मेरे पास नहीं थी। मैंने दूसरा रिवॉर्ड देखा, एस रैंक मेड रिक्रूटमेंट ऑर्डर। नाम सुनते ही समझ आ गया, यह साधारण रिवॉर्ड नहीं था। अगर मुझे एक एस रैंक मेड मिल जाए तो मेरी ताकत कई गुना बढ़ सकती थी। मैंने तीनों रिवॉर्ड्स को दोबारा ध्यान से देखा। एस रैंक मेड रिक्रूटमेंट ऑर्डर सुनने में शानदार लग रहा था, लेकिन फिलहाल मेरे पास लिन मान पहले से मौजूद थी। अभी मुझे एक और मेड की जरूरत नहीं थी। और अगर कोई मुश्किल स्वभाव वाला इंसान समन हो गया तो उसे संभालना भी एक नई परेशानी बन जाता। अब बचा आखिरी ऑप्शन, फिजिकल स्टैट्स 5 टाइम्स इंक्रीज। यही सबसे भरोसेमंद रिवॉर्ड था। सेफ हाउस कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक दिन टूट भी सकता है। दूसरों पर कितना भी भरोसा कर लो, हालात कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन अपनी ताकत वो कभी धोखा नहीं देती। अगर मुझे इस नई दुनिया में जिंदा रहना था तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाना जरूरी था। मैंने बिना हिचकिचाए कहा, ऑप्शन सी। अगले ही पल सिस्टम की आवाज गूंज उठी, सिलेक्शन सक्सेसफुल, एनहांसमेंट बिगिंस। मेरे सीने से अचानक एक गर्म ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लगा जैसे शरीर की हर सेल नए सिरे से बन रही हो। हड्डियां और मजबूत होने लगी, मांसपेशियों में नई ताकत भरने लगी, खून पहले से कहीं तेज दौड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में मुझे अपने शरीर का हर बदलाव महसूस होने लगा। दिल की धड़कन पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। हवा में उड़ती धूल तक महसूस हो रही थी। मैंने मुट्ठी भींची, टक टक, जोड़ों से तेज आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे अब एक ही मुक्के में किसी बड़े जानवर को भी गिरा सकता हूं। ये ताकत वाकई अविश्वसनीय थी। उसी समय किचन से लिन मान बाहर आई। उसके हाथ में इंस्टेंट नूडल्स का गर्म बॉल था, लेकिन मुझे देखते ही वो ठिठक गई। उसके हाथ लगभग कांप गए। तुम्हें क्या हो गया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उसे शायद समझ आ गया था कि कुछ ही पलों में मेरी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। मैंने उसके हाथ से नूडल्स का बॉल लेकर टेबल पर रख दिया। फिर शांत स्वर में कहा, इस घर में अब सिर्फ एक ही नियम है, हर काम अनुशासन से होगा। लिन मान ने घबराकर मेरी तरफ देखा। लेकिन हम तो क्लासमेट्स हैं। मैं हल्का सा हंसा। क्लासमेट? वो दुनिया अब खत्म हो चुकी है। मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर देखो, 60 डिग्री से ज्यादा तापमान। लोग पानी की एक बोतल के लिए एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं। अब सिर्फ मौसम ही खतरनाक नहीं है, इंसानों का लालच उससे भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। मैं कुछ पल रुका, फिर शांत आवाज में बोला, अगर अभी इस सेफ हाउस से बाहर निकलो तो शायद 10 मिनट भी सुरक्षित नहीं रह पाओगी। मेरी बात सुनकर लिन मान पूरी तरह चुप हो गई। लिन मान ने मेरी उंगली जिस दिशा में इशारा कर रही थी उधर देखा। खिड़की के बाहर का दृश्य साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाहर से लगातार आती चीखें, मदद की पुकार और अफरा-तफरी की आवाजें उसे हर पल याद दिला रही थी कि बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। उसके कांपते हाथ बता रहे थे कि वह अभी भी डरी हुई है। कमरे में कुछ देर तक पूरी खामोशी छाई रही। मैं वापस सोफे पर बैठ गया, टेबल पर रखा नूडल्स का बॉल उठाया। अब तक नूडल्स थोड़े ठंडे हो चुके थे। मैं आराम से खाना खाने लगा। कुछ देर बाद मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यहां रहना है तो इस घर के नियम मानने होंगे। अगर नहीं
तो फैसला तुम्हारा है। इसके बाद मैंने कोई बात नहीं की। पूरे कमरे में सिर्फ 2 आवाजें गूंज रही थी, मेरे नूडल्स खाने की और बाहर से आती दूर दूर की चीखों की। समय धीरे धीरे बीतता गया। मैंने आखिरी कौर खाया, बॉल टेबल पर रखा और एक लंबी सांस ली। लिन मान ने धीरे से अपनी आंखों के आंसू पोंछे, फिर शांत कदमों से मेरी तरफ आई। उसके चेहरे पर पहले जैसा विरोध नहीं था, सिर्फ थकान, डर और नई परिस्थितियों को स्वीकार करने की मजबूरी दिखाई दे रही थी। उसे आखिरकार समझ आ चुका था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उसी समय दरवाजे के बाहर से किसी महिला की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सु चेन, क्या तुम अंदर हो? उस आवाज में घबराहट भी थी और उम्मीद भी। मैंने सिक्योरिटी मॉनिटर चालू किया। स्क्रीन पर एक महिला दिखाई दी। वो बुरी तरह थकी हुई थी। प्यास और गर्मी ने उसकी हालत खराब कर दी थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैं अंदर हूं, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। कृपया मेरी मदद करो, मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। मुझे सिर्फ भरोसेमंद लोग चाहिए। खाली वादों से काम नहीं चलेगा। मेरी बात खत्म होते ही सिस्टम सक्रिय हो गया। हवा में एक चमकती हुई वर्चुअल स्क्रीन दिखाई दी। वही मास्टर द सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट जो पहले भी सामने आ चुका था। महिला ने कुछ पल उस स्क्रीन को देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बाहर की हालत देखकर उसे फैसला लेने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने कांपते हाथ से आगे बढ़कर वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम दर्ज कर दिया और उसी पल सिस्टम की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड। सिस्टम की आवाज एक बार फिर मेरे दिमाग में गूंज उठी। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइंड। मेड चाइना। लॉयल्टी 25। स्टेटस ट्रेनेबल। मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। चाइना की शुरुआती लॉयल्टी लिन मैन से 15 पॉइंट ज्यादा थी। शायद अपनी बेटी को बचाने की मजबूरी ने उसके मन की सारी झिझक खत्म कर दी थी, या फिर जिंदगी के अनुभव ने उसे हालात को जल्दी स्वीकार करना सिखा दिया था। जो भी वजह हो, ये मेरे लिए फायदेमंद था। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मैंने दरवाजा खोल दिया। चाइना अपनी छोटी बेटी को सीने से लगाए लड़खड़ाते हुए अंदर आई। उसके कदमों में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंची, धड़ाम, वो सीधे फर्श पर गिर पड़ी। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बाहर की जलती हुई हवा, चीखें और अफरातफरी सब फिर से उस मोटे मेटल डोर के बाहर ही रह गई। चाइना ने मुश्किल से सिर उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी। पानी, कृपया, और मेरी बेटी के लिए दवा। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। सबसे पहले मेरी नजर उसकी बेटी पर गई। छोटी सी बच्ची, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 साल की। उसका चेहरा तेज बुखार से लाल पड़ चुका था। सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो लगभग बेहोशी की हालत में थी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। तापमान असामान्य रूप से ज्यादा था। मैंने तुरंत स्थिति समझ ली। तेज बुखार और गंभीर डिहाइड्रेशन। चाइना की आंखों से आंसू बहने लगे। दोपहर से इसकी हालत ऐसी ही है। मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया। अभी रोने का समय नहीं है, पहले बच्ची का इलाज करते हैं। मैं तुरंत स्टोरेज रूम की तरफ गया। सेफ हाउस अपग्रेड के साथ मिला मेडिकल किट वही रखा था। उसके अंदर जरूरी दवाइयां और मेडिकल सप्लाईज पूरी तरह मौजूद थी। मैंने चिल्ड्रंस फीवर मेडिसिन निकाली, एंटीबायोटिक्स देखी, फिर सलाइन तैयार किया। जरूरी सामान एक एक करके सामने रख दिया। बच्ची को संभाल कर पकड़ो, मैंने कहा। चाइना ने बिना एक पल गवाए वैसा ही किया। मैंने सावधानी से उसकी बाह में वेन ढूंढी और इंजेक्शन लगा दिया। पूरा प्रोसेस बिना किसी जल्दबाजी के पूरा हुआ। चाइना लगातार मेरी तरफ देख रही थी।
उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से ये सब कर सकता हूं। सच कहूं, मुझे खुद भी इसका जवाब नहीं पता था। संभव है कि सेफ हाउस अपग्रेड के साथ सिस्टम ने कुछ बेसिक मेडिकल स्किल्स भी दे दिए हों। सलाइन लगाने के बाद मैंने बच्चों की फीवर सिरप निकाली। धीरे धीरे बच्ची को दवा पिलाई। कुछ मिनट बाद मैंने राहत की सांस ली। कम से कम शुरुआती इलाज पूरा हो चुका था। मैंने चाइना की तरफ देखा, फिर बेडरूम की ओर इशारा किया। उसे उस कमरे में ले जाओ। आराम करने दो। गुनगुने पानी से शरीर पोंछना। हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना। अगर सब ठीक रहा तो सुबह होने से पहले बुखार उतर जाएगा। चाइना कुछ पल तक मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर हैरानी और राहत दोनों दिखाई दे रही थी। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों बेडरूम में आराम करो। मैं आज सोफा पर सो जाऊंगा। मैंने चाइना की तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा, गलत मतलब मत निकालो। मैंने तुम्हारी बेटी की मदद इसलिए की क्योंकि वो अभी जिंदा रह सकती है और तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इस सेफ हाउस के लिए उपयोगी है। चाइना कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से सिर झुका दिया। जी मास्टर। उसने अपनी बेटी को सावधानी से उठाया और बेडरूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर में लिविंग रूम में सिर्फ मैं और लिन मैन रह गए। लिन मैन ने अभी अभी जो कुछ हुआ था सब अपनी आंखों से देखा था। उसकी नजर पहले बेडरूम की तरफ गई जहां चाइना अपनी बेटी के साथ ठहरी थी। फिर उसने उस छोटे से स्टोरेज रूम की तरफ देखा जो अब उसके रहने की जगह बनने वाला था। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। शायद हैरानी, शायद असहजता या शायद राहत। लेकिन मैं उसके मन में क्या चल रहा था ये जानने की कोशिश नहीं करना चाहता था। मैंने स्टोरेज रूम की तरफ इशारा किया। आज से यही तुम्हारा कमरा है। कमरा मुश्किल से 5 स्क्वायर मीटर का था। छोटा, अंधेरा, लेकिन सुरक्षित। लिन मैन ने हल्का सा सिर झुकाया। जी मास्टर। फिर मैंने बेडरूम की तरफ देखा। चाइना अपनी बेटी को सुलाने में लगी हुई थी। मैंने आवाज लगाई, कल से मेडिकल किट व्यवस्थित करना, सारी दवाइयों की लिस्ट बनाना और बच्ची की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। चाइना ने बिना देर किए जवाब दिया। समझ गई। दोनों को जिम्मेदारियां देने के बाद आखिरकार मुझे कुछ देर आराम करने का मौका मिला। मैं सोफे पर लेट गया। शरीर में नई मिली ताकत अभी भी साफ महसूस हो रही थी। सिस्टम की वजह से मेरी सर्वाइवल क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने आराम से सिस्टम इंटरफेस खोल दिया। दोनों मेड का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई दिया। लिन मैन, लॉयल्टी 15-20, रीजन मास्टर स्ट्रेंथ विटनेस्ड। फिर दूसरा स्टेटस सामने आया। चाइना, लॉयल्टी 25-30, रीजन डॉटर सक्सेसफुली ट्रीटेड। मैं कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा तो लॉयल्टी बढ़ाने का तरीका सिर्फ रिवॉर्ड्स नहीं था। लोगों का भरोसा, उनका अनुभव और मेरे फैसले भी उस पर असर डाल रहे थे। यानी अगर मैं सही समय पर सही निर्णय लूं तो भविष्य में और भी सिस्टम फंक्शंस अनलॉक हो सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक धड़ाम, इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरी बिल्डिंग हिल उठी। सोफा तक हल्का सा कांप गया। मैं तुरंत उठकर सर्वेलेंस मॉनिटर ऑन किया। स्क्रीन पर जो नजारा दिखाई दिया उसे देखकर मेरी भौहें सिकुड़ गई। नीचे सड़क पर एक बड़ी बस बेकाबू होकर दौड़ रही थी। उसके इंजन से काला धुआं निकल रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात उसकी रफ्तार नहीं थी, बल्कि उसका निशाना था। अगले ही पल बस सीधे हमारी बिल्डिंग के सपोर्ट पिलर से टकरा गई। धड़ाम, जोरदार टक्कर की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। बस रुकते ही उसके दरवाजे खुल गए और एक एक करके कई लोग बाहर कूदने लगे।
उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरों पर इंसानियत का नामो निशान नहीं था। हर किसी के हाथ में कोई न कोई हथियार था। किसी के पास स्टील पाइप, किसी के पास फायर एक्स, तो किसी के हाथ में बड़ी मचुटी। लेकिन सबसे खतरनाक उनका लीडर था, एक विशालकाय गंजा आदमी। उसके हाथ में ऐसा हथियार था जिसने मुझे भी एक पल के लिए सतर्क कर दिया। फ्लेम थ्रोअर। वह बिना रुके सामने वाले फ्लैट के आयरन डोर के पास गया, फिर ट्रिगर दबाया। फूंश! आग की लंबी लपट सीधे दरवाजे से टकराई। कुछ ही सेकंड में आयरन डोर लाल होकर चमकने लगा। गंजा आदमी जोर से हंसा। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। सुनो सब, एक भी फ्लैट मत छोड़ना। हर घर की तलाशी लो। जो भी खाना मिले, जो भी पानी मिले, सब उठा लाओ। उसके इशारे पर पूरा गिरोह अलग अलग दिशाओं में फैल गया। मैं बिना पलक झपकाए मॉनिटर देखता रहा। अब बात साफ हो चुकी थी। ये कोई भूखी भीड़ नहीं थी। ये एक संगठित गैंग थी। उनके पास योजना थी, हथियार थे और साफ स्ट्रैटेजी भी। मेरी नजर फिर बस पर गई। अब समझ आया, उस पर लोहे की मोटी प्लेट्स लगी हुई थी। मतलब उन्होंने इस हमले की तैयारी पहले से कर रखी थी। उन्होंने हमारी बिल्डिंग को यूं ही नहीं चुना था। ऊंची बिल्डिंग, ज्यादा फ्लैट्स और ज्यादा रिसोर्सेज, यानी उनका लक्ष्य साफ था, पूरी बिल्डिंग पर कब्जा करना। मैंने गहरी सांस ली। इस बार सामने वाले दुश्मन पहले वाले पड़ोसियों जैसे नहीं थे। ये लोग बिना सोचे समझे हमला करने वाले नहीं लग रहे थे। उसी समय धमाके की आवाज सुनकर लिन मैन और चाइना भी अपने कमरों से बाहर आ गई। दोनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लिन मैन ने घबराकर पूछा, मास्टर, बाहर क्या हो रहा है? चाइना ने भी चिंतित नजरों से मॉनिटर की तरफ देखा। मॉनिटर की स्क्रीन देखते ही लिन मैन और चाइना दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर वही गंजा लीडर दिखाई दे रहा था। उसने फ्लेम थ्रोअर सीधे एक फ्लैट के आयरन डोर पर तान रखा था। अगले ही पल आग की तेज लपटें दरवाजे से टकराई। कुछ ही सेकंड में लोहे का दरवाजा लाल पड़ने लगा। फिर पूरा गिरोह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लिन मैन की आवाज कांप उठी, अगर ये लोग यहां तक आ गए तो? चाइना ने डर के मारे खुद को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। मैंने दोनों की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ हथियारबंद गुंडे हैं। बाहर से देखने पर मैं बिल्कुल शांत लग रहा था, लेकिन दिमाग पूरी रफ्तार से काम कर रहा था। सेफ हाउस मजबूत जरूर था, पर फ्लेम थ्रोअर जैसी चीज के सामने वो कितनी देर टिकेगा? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था। सबसे बड़ी चिंता कुछ और थी। अगर इस गैंग को मेरे सेफ हाउस का पता चल गया, तो चाहे वे अंदर घुस पाए या नहीं, मुसीबत यहीं खत्म नहीं होगी। वे बार बार लौट कर आएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने गहरी सांस ली। सीधी लड़ाई सबसे खराब विकल्प थी। मेरे शरीर की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। क्रोसबो चलाने की स्किल भी बेहतरीन थी। लेकिन सामने पूरा गैंग था। उनके पास संख्या भी थी और फ्लेम थ्रोअर जैसा खतरनाक हथियार भी। सीधे मुकाबले में जीत की कोई गारंटी नहीं थी। हां, मेरे पास एक फायदा जरूर था। उन्हें मेरी मौजूदगी का पता नहीं था, लेकिन मैं उनकी हर हरकत देख सकता था। मैंने फिर से मॉनिटर पर नजर डाली। अब वे पहली मंजिल के फ्लैट्स तोड़ना शुरू कर चुके थे। स्क्रीन से लगातार आवाजें आ रही थी। लोगों की चीखें, मदद की पुकार, दरवाजे टूटने की आवाज और उन गुंडों की डरावनी हंसी। पूरा अपार्टमेंट किसी डरावने नाइटमेयर में बदल चुका था। चाइना ने कांपते हुए अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद वह सोच रही थी, अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला होता
तो आज वही और उसकी बेटी भी इस नरक का हिस्सा होती। उधर लिन मैन भी डर के मारे सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। मैंने तेज आवाज में कहा, खड़े हो जाओ। दोनों मेरी आवाज सुनते ही घबरा गई। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। मैंने चाइना की तरफ देखा। तुम नर्स हो। हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिसिन का कोई बड़ा स्टोरेज है या ऐसी कोई जगह जहां मेडिकल सप्लाईज बड़ी मात्रा में मिल सके? चाइना कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, हां, हमारे हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज में इमरजेंसी मेडिसिन का बड़ा रिजर्व है। वैक्सीन्स भी हैं और ऐसी कई दवाइयां जो बाहर की किसी फार्मेसी में नहीं मिलेंगी। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा, यही जानकारी मुझे चाहिए थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपना ध्यान लिन मैन की तरफ मोड़ा। उससे भी अब एक जरूरी सवाल पूछना था। मैंने लिन मैन की तरफ देखा। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पिता के पास कोई सीक्रेट वेयरहाउस, सेफ हाउस या ऐसा कोई प्राइवेट स्टोरेज है? मेरे सवाल पर लिन मैन कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। उन्होंने कभी ऐसी बातें मुझसे शेयर नहीं की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर मेरा ध्यान वापस मॉनिटर पर चला गया। असल में मैं ये सवाल किसी और वजह से पूछ रहा था। इस समय जानकारी किसी भी हथियार से ज्यादा कीमती थी। जिस इंसान के पास ऐसी जानकारी होगी, वह भविष्य में सबसे उपयोगी साबित हो सकता था। चाइना ने हॉस्पिटल के इमरजेंसी मेडिकल स्टोरेज के बारे में बताया था। वह जानकारी मेरे लिए बेहद अहम थी। अगर भविष्य में मौका मिला तो वहां से जरूरी मेडिसिन्स और मेडिकल सप्लाईज हासिल की जा सकती थी। जहां तक लिन मैन की बात थी, उसके परिवार के पास अगर कोई अतिरिक्त रिसोर्सेज या सुरक्षित जगह हुई तो वह भी आगे चलकर काम आ सकती थी। मैंने दोनों की तरफ देखा, फिर शांत स्वर में कहा, अभी के लिए अपने अपने कमरों में रहो, बिना जरूरत बाहर मत आना और कोई आवाज मत करना। फिर मैंने चाइना की तरफ देखा, अपनी बेटी का ध्यान रखना। उसने तुरंत सिर हिलाया। जी। मैंने लिन मैन की तरफ देखा, तुम भी अपने कमरे में रहो। उसने भी बिना कुछ कहे हामी भर दी। कुछ ही सेकंड में दोनों अपने अपने कमरों में चली गई। एक बार फिर पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। मैंने दोबारा सर्वेलेंस मॉनिटर चालू किया। नीचे का हाल पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था। वह गैंग बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब वे दूसरी मंजिल तक पहुंच चुके थे। उनका तरीका बेहद सीधा था। जहां दरवाजा कमजोर मिला, उसे फायर एक्स से तोड़ दिया। जहां लॉक मजबूत मिला, वहां स्टील पाइप से उखाड़ने की कोशिश की। और अगर कुछ भी काम न करे तो उनका लीडर फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल कर देता। मैंने अपने मेटल डोर की तरफ देखा। वो काफी मजबूत था, लेकिन अगर लगातार फ्लेम थ्रोअर की आग झेलनी पड़ी तो शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। सिर्फ इंतजार करना अब सबसे बड़ी गलती होती। मुझे पहले ही कोई योजना बनानी थी। मैं तुरंत सेफ हाउस के कंट्रोल पैनल के पास गया। अपग्रेड के बाद यह नया डिवाइस दीवार पर लगाया गया था। यहीं से पूरे सेफ हाउस के सिस्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता था। मैंने गहरी सांस ली। मैं सीधे सेफ हाउस के कंट्रोल पैनल के सामने जाकर रुक गया। स्क्रीन पर पूरे बेस का ब्लूप्रिंट खुल गया। हर सिस्टम साफ दिखाई दे रहा था। पावर सप्लाई, वाटर सर्कुलेशन, वेंटिलेशन सिस्टम और कई दूसरे कंट्रोल मॉड्यूल्स। मैं एक एक सेक्शन ध्यान से देखने लगा। अचानक मेरी नजर वेंटिलेशन सिस्टम पर जाकर रुक गई। सेफ हाउस की वेंटिलेशन पूरी तरह इंडिपेंडेंट थी। एयर इनटेक और एयर एग्जॉस्ट दोनों ही दीवारों के अंदर इस तरह छिपे हुए थे कि बाहर से कोई उनका पता नहीं लगा सकता था। लेकिन एक छोटी सी डिटेल ने मेरा ध्यान खींच लिया। यह सिस्टम अभी भी बिल्डिंग के मेन वेंटिलेशन शाफ्ट से जुड़ा हुआ था। बस यही मुझे एक आइडिया आया। मेरे दिमाग में
धीरे धीरे पूरी स्ट्रैटेजी तैयार होने लगी। मैंने बिना देर किए सिस्टम इंटरफेस खोल दिया। मन ही मन कहा, सिस्टम, डेली चेक इन। अगले ही पल स्क्रीन चमक उठी। टुडेज चेक इन सक्सेसफुल, प्लीज चूज योर रिवॉर्ड। मेरे सामने 3 नए ऑप्शंस दिखाई दिए। ऑप्शन ए, बेस अपग्रेड किट। सेफ हाउस का एरिया बढ़कर 300 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। साथ ही एक छोटा इकोलॉजिकल एरिया भी अनलॉक होगा। ऑप्शन बी, ऑरा कंसीलमेंट स्किल। एक ऐसी स्किल जो मेरी मौजूदगी को पूरी तरह छिपा सकती थी। मेरी सांस, मेरी हार्ट बीट, यहां तक कि शरीर की हीट भी महसूस नहीं होगी। ऑप्शन सी, हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स। पूरे 24 ग्रेनेड्स का एक बॉक्स। मैं कुछ पल तक तीनों रिवॉर्ड्स को देखता रहा। कमाल की बात थी, ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम को पहले से पता हो कि मुझे इस समय किस चीज की जरूरत है। पहला ऑप्शन लंबे समय के लिए सबसे फायदेमंद था। अगर सेफ हाउस 300 स्क्वायर मीटर तक बढ़ जाए तो सर्वाइवल कहीं आसान हो जाती। इकोलॉजिकल एरिया का मतलब भविष्य में खुद खाना उगाने की संभावना भी। दूसरा ऑप्शन ग्रेनेड्स, सीधा और बेहद खतरनाक। अगर हालात हाथ से निकल जाए तो कुछ ग्रेनेड्स पूरे गैंग का खेल खत्म कर सकते थे। लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा था। धमाके की आवाज, बिल्डिंग को नुकसान, और सबसे बड़ी बात, मेरे सेफ हाउस का राज खुल सकता था। मैंने धीरे धीरे तीसरे ऑप्शन पर नजर टिकाई, ऑरा कंसीलमेंट। पहली नजर में यह सबसे साधारण स्किल लग रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में जो प्लान बन चुका था उसके लिए यही सबसे जरूरी थी। अगर मुझे कुछ समय के लिए सेफ हाउस से बाहर निकलना पड़ा तो यह स्किल मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती थी। भीड़ के बीच या अंधेरी सीढ़ियों में अगर कोई मेरी मौजूदगी महसूस ही ना कर सके तो मेरे बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती। मैंने बिना हिचकिचाए फैसला ले लिया। ऑप्शन बी, ऑरा कंसीलमेंट। अगले ही पल सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, सिलेक्शन सक्सेसफुल, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, ऑरा कंसीलमेंट एक्वायर्ड। मेरे सिर के ऊपर से ठंडी हवा की एक लहर पूरे शरीर में फैल गई। अजीब सा एहसास होने लगा, मानो मेरा शरीर धीरे धीरे आसपास के माहौल में घुल रहा हो। मैंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। वे पहले से कहीं हल्की महसूस हो रही थी। दिल की धड़कन लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। यहां तक कि शरीर से निकलने वाली गर्मी भी जैसे किसी अदृश्य परत के पीछे छिप गई हो। मैंने अगर स्टोरी पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो एपिक मैनवाजेड को, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है।